फ्रांस में आखिर चल क्या रहा है? हाँ, हमें पता है कि आपको यह पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2 ही दिन बाद ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ फ्रांस की राजनीति की बात कर रहे हैं। आपको शायद यह भी ध्यान हो कि फ्रांस में इस महीने के शुरू में ही नेशनल असेंबली के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन नतीजे आए करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी वहां नई सरकार का कोई अता पता नहीं है। बेबाक भाषा के सब गोलमाल है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पेरिस में 26 तारीख से ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए कि फ्रांस की आम जनता को ही नहीं, खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी ओलंपिक से ज़्यादा बड़ी चिंता इस समय इस बात की होगी कि ओलंपिक के बाद उनकी अपनी नाक के नीचे सरकार कौन चलाएगा। मैक्रों ने उम्मीद लगा रखी थी कि पेरिस ओलंपिक खेल फ्रांसीसी राजनीति में उनकी विरासत को पुख्ता कर देंगे, लेकिन ऐसा हो न पाया। यूरोपीय संघ के चुनावों में जिस तरह से दक्षिणपंथी पार्टियों को जीत मिली, उससे घबराकर उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करके चुनाव का ऐलान कर दिया। जून जुलाई में हुए 2 चरणों के चुनाव में यह गनीमत तो रही कि पहले चरण में जो दक्षिणपंथी पार्टियों की बढ़त दिख रही थी, उसके बाद दूसरे चरण से पहले वामपंथी पार्टियां एकजुट हो गईं और नतीजे में दक्षिणपंथी पार्टियां सबसे पीछे रह गईं। लेकिन साथ ही यह भी हो गया कि वामपंथी पार्टियों का गुट नतीजों में सबसे आगे निकल गया और मैक्रों की मध्यमार्गी पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई। लेकिन सदन में बहुमत किसी को भी नहीं मिला। तो हुआ यह कि जो मैक्रों पेरिस में सीन नदी के किनारे ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में करीब 100 देशों के शीर्ष नेताओं और हजारों दर्शकों की मेजबानी एक ताकतवर नेता के तौर पर करना चाहते थे, वह दरअसल अब एक काम चलाऊ सरकार का नेतृत्व कर रहे कमजोर व अलोकप्रिय नेता के रूप में दुनिया के सबसे बड़े खेल महोत्सव की मेजबानी कर रहे हैं। हालांकि मैक्रों अब भी संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने का अपना फैसला सही मानते हैं। फिलहाल फ्रांस की राजनीतिक स्थिति यह है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह तय नहीं है। वामपंथी खेमे में इसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। मध्यमार्गी प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल 16 जुलाई को अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मैक्रों ने अगली सरकार बनने तक गैब्रियल को काम चलाऊ सरकार के तौर पर काम करते रहने को कहा है। काम चलाऊ सरकार को सिर्फ रोजमर्रा का काम करने का हक है, वह कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है। मैक्रों की तरफ से तकरीबन साफ है कि उन्हें नई सरकार बनाने की कोई जल्दी फिलहाल नहीं है। कम से कम 11 अगस्त को ओलंपिक खेल खत्म होने से पहले तो नई सरकार को लेकर कोई फैसला नहीं होगा। इस तरह जब फ्रांस ओलंपिक की मेजबानी कर रहा होगा, तब देश में एक काम चलाऊ सरकार शासन में होगी। काम चलाऊ सरकार सिर्फ पहले से तय फैसलों व खर्चों को अमल में ला सकती है या किसी आपात स्थिति से निपटने के कदम उठा सकती है। किसी नई नीति या फैसले पर काम नहीं कर सकती। फ्रांस में काम चलाऊ सरकारें तो पहले भी रही हैं, लेकिन वे सारी बस कुछ एक दिन के लिए ही रहीं। इतने लंबे समय तक फ्रांस में कभी कोई काम चलाऊ सरकार नहीं रही। फ्रांस के संविधान की विचित्र बात यह है कि वहां कोई काम चलाऊ सरकार कितने समय तक रह सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वहां की संसद के पास काम चलाऊ सरकार को हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। फ्रांस के शासन तंत्र की संरचना में एक और बात हमारे हिसाब से अजीब है। वहां अधिकारों का बंटवारा इस तरह से सख्त है कि फ्रांस में सरकार के मंत्री संसद के सदस्य नहीं बने रह सकते। लेकिन मैक्रों, काम चलाऊ सरकार और ओलंपिक खेलों के बीच वहाँ की राजनीतिक गहमागहमी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां नई सरकार बनाने की संभावनाओं को परख रही हैं। 18 तारीख को वहाँ नई नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और इसमें मैक्रों के ही खेमे की और पिछली संसद की प्रेसिडेंट याएल बान पाइवेट फिर से चुन ली गई।
वैसे तो आमतौर पर असेंबली के प्रेसिडेंट का चुनाव महज औपचारिकता होती है, लेकिन इस बार इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी कि इससे संसद के भीतर की खेमेबाजी क्लियर होनी थी। चुनावों में वामपंथी गुट यानी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी के सबसे आगे, लेकिन बहुमत से फिर भी काफ़ी दूर रह जाने के बाद यह फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली बैठक थी। इस लिहाज से देखा जाए तो मैक्रों के टुगेदर ग्रुप यानी जो मध्यमार्गी खेमा है उसको इस जीत से बूस्ट मिला जब 3 राउंड की नज़दीकी वोटिंग के बाद पाइवेट ने एक पुराने कम्युनिस्ट नेता को 220 के मुकाबले 207 वोटों से हरा दिया। इससे मैक्रों को फिर उम्मीद बनी है कि उनका गुट किसी न किसी जोड़ तोड़ के सहारे सरकार बना ही लेगा। जीतने के बाद पाइवेट ने भी जो भाषण दिया उससे साफ लग रहा था कि मैक्रों सरकार बनाने का कोई न कोई जुगाड़ कर रहे हैं। अब जो दिख रहा है उससे यही लगता है कि मैक्रों ओलंपिक के बहाने मिले वक्त का इस्तेमाल वामपंथी व दक्षिणपंथी खेमों में सबसे कट्टर दलों को बाहर छोड़कर और बाकी नज़दीकी दलों को अपने साथ लेने में कर रहे हैं। यानी लापेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली और धुर वामपंथी फ्रांस अनबोर्ड यानी एलएफआई को किनारे ही छोड़ दिया जाए और बाकी को साथ मिला लिया जाए। संकेत इस बात के मिलने ही लगे हैं कि वामपंथी गुट और दक्षिणपंथी गुट दोनों के घटक दलों में थोड़ी थोड़ी असहजता दिखाई देने लगी है। पाइवेट की जीत के बाद इस सप्ताह के शुरू में एक सेंटर राइट ब्लॉक ने सरकार बनाने के लिए मैक्रों के साथ एक सौदे यानी लेजिस्लेटिव पैक्ट की पेशकश कर दी है। यह खेमा रिपब्लिकन राइट के नाम से जाना जाता है और उसका कहना है कि फ्रांस को त्रिशंकु संसद से बचाने के लिए ऐसा समझौता जरूरी है। इस खेमे का कहना है कि वह न तो कर बढ़ाने के प्रस्तावों का साथ देगा और न ही रिटायर्ड लोगों की सहूलियतों को कम करने के प्रस्तावों का। इस तरह से इस गुट ने खुद को स्वतंत्र तो घोषित कर रखा है, लेकिन उसने अगली सरकार बनाने वाले के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। लापेन सरी के दक्षिणपंथियों को बाहर रखने की कोशिश में एन चुनाव से पहले खड़े किए गए वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी में समाजवादियों से लेकर ग्रीन, कम्युनिस्ट पार्टी और फ्रांस अनबोर्ड तक सब शामिल थे। लेकिन बहुमत हासिल करने में इस ग्रुप की नाकामी के बाद नई सरकार के नेतृत्व के सवाल पर इन पार्टियों के बीच दशकों के मतभेद फिर से सामने आ गए हैं। उधर मैक्रों ने सरकार बनाने के लिए मुख्य धारा की पार्टियों को गठबंधन बनाकर साथ आने का जो प्रस्ताव किया है, उससे स्थिति वाम धड़े के लिए और जटिल हो गई है। इस बीच फ्रांस अनबोर्ड यानी एलएफआई ने कहा है कि वह मैक्रों सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए उन 2 कदमों को रद्द करने के लिए तुरंत ही विधायी कदम यानी लेजिस्लेटिव एक्ट उठाएगी, जिसमें पेंशन की व्यवस्था में बदलाव किए गए थे और रिटायरमेंट की उम्र भी 2 साल घटा दी गई थी। वाम धड़े का यह मुख्य चुनावी एजेंडा था। पिछले साल जब फ्रांस सरकार ने ये पेंशन सुधार लागू किए थे तो श्रमिकों ने इसका तगड़ा विरोध किया था और पूरे फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिले थे। हालांकि एलएफआई के इस बिल पर सितंबर से पहले संसद के भीतर वोट पड़ने के आसार नहीं हैं और उस समय भी इसे पारित कराने के लिए एलएफआई को अपने न्यू पॉपुलर फ्रंट से बाहर भी मदद तो चाहिए ही होगी। लेकिन तब तक फ्रांस की राजनीतिक हवा का रुख कैसे बदलेगा, यह भी किसी को पता नहीं। जाहिर है कि जब अगले 2 हफ्ते पेरिस ओलंपिक खेलों में डूबा रहेगा तो फ्रांस के तीनों राजनीतिक खेमों की चिंता व निगाह दरअसल किसी दूसरे ही खेल पर टिकी होगी। शुक्रिया।